चलिए आज देखेंगे मौर्य काल में अशोक के स्तंभलेख, उसके लघु शिलालेख, अशोक के उत्तराधिकारी, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। तो हम सबसे पहले अशोक के स्तंभलेख से अवगत होंगे। तो अशोक के स्तंभलेखों में स्तंभ लेखों में आप क्रमशः जान लेंगे मेरठ स्तंभलेख, मेरठ स्तंभलेख। यह स्तंभलेख यूपी जिला उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्तंभलेख को दिल्ली ले जाकर स्थापित कराया। ठीक ना। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरा टोपरा, टोपरा स्तंभलेख। टोपरा तो सबसे पहले ये जानिए कि टोपरा कहाँ है। टोपरा हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। टोपरा गांव में है, टोपरा गांव। और कहाँ है? हरियाणा में है, हरियाणा। इस अभिलेख को भी फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से ले जाकर के दिल्ली में स्थापित कराया है। तो मेरठ स्तंभलेख और टोपरा स्तंभलेख, इन दोनों स्तंभलेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कराया है। ठीक ना। तीसरे नंबर पर प्रयाग स्तंभलेख, प्रयाग स्तंभलेख। यह स्तंभलेख पहले कौशाम्बी में था, लेकिन मुगल काल के मुगल बादशाह अकबर ने कौशाम्बी से ला करके इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया है। तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पहले कहाँ था? कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश में था। अकबर ने इसको क्या किया, यानी इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया है। ठीक ना। अगला लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़। ये आपके चंपारण जिला में है। कहाँ है? चंपारण बिहार में। लौरिया नंदगढ़ जो स्तंभलेख है ये कहाँ है? चंपारण जिला बिहार में है। और लौरिया नंदगढ़ जो स्तंभलेख है उसके शीर्ष पर मयूर है। इसके शीर्ष पर क्या है बाबू? इसके शीर्ष पर मयूर है। ठीक ना। अगला पांचवा जो है कि नहीं, रामपुरवा स्तंभलेख, रामपुरवा स्तंभलेख। ये भी आपका चंपारण बिहार में। कहाँ है? चंपारण बिहार। और इसके शीर्ष पर वृषभ है। शीर्ष पर क्या है? वृषभ। वृषभ माने क्या होता है? बैल होता है। वृषभ माने क्या होता है बाबू? बैल होता है। तो लौरिया नंदगढ़ चंपारण में है, रामपुरवा स्तंभलेख भी चंपारण में है। लौरिया नंदगढ़ के शीर्ष पर मयूर है और रामपुरवा जो स्तंभलेख है इसके शीर्ष पर वृषभ अंकित अशोक ने कराया था। ठीक ना। अब इसके बाद आपका रुमनीदेई स्तंभलेख है। रुमनीदेई, रुमनीदेई स्तंभलेख। और ये कहाँ है बाबू? ये नेपाल में है, नेपाल में है। और रुमनीदेई स्तंभलेख से अशोक के आर्थिक नीतियों के विषय में हमें जानकारी मिलती है, बुद्ध के जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। तो रुमनीदेई से दो आपका जो है कि नहीं, दो विषयों के विषय में जानकारी मिलती है। पहला आर्थिक नीति, यानी अशोक की आर्थिक नीति। दूसरा बुद्ध के जन्म के विषय में जानकारी मिलती है, यानी जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। अगला स्तंभलेख सारनाथ स्तंभलेख, सारनाथ स्तंभलेख।
ये वाराणसी में है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी जिले में है और उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना। अगला स्तंभ लेख सांची स्तंभ लेख। सांची स्तंभ लेख। तो सांची स्तंभ लेख ये आपका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश। ठीक ना। तो ये अशोक के स्तंभ लेख है। एक बार पुनरावृत्ति एक बार और कर लीजिए। अशोक के स्तंभ लेखों में मेरठ स्तंभ लेख और टोपरा स्तंभ लेख, ये इन दोनों अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कराया है। टोपरा आपका टोपरा गांव हरियाणा में है और मेरठ उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, आज इलाहाबाद के किले में अकबर ने इसको स्थापित कराया है। ठीक ना। अब लौरिया नंदगढ़ जो है चंपारण बिहार में है और इसके शीर्ष पर क्या है? मयूर अंकित है। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है और इसके शीर्ष पर क्या है? वृषभ। उसके बाद रोमनी देई स्तंभ लेख नेपाल में है। इसमें अशोक के आर्थिक नीतियों के विषय में जानकारी मिलती है और बुद्ध के जन्म के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ठीक। सारनाथ स्तंभ लेख आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में है और सांची स्तंभ लेख रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। देखिए इन दोनों को छोड़ करके जितने उसके शिलालेख अभिलेख हैं उसके शीर्ष पर सिंह अंकित है। ठीक ना। लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा स्तंभ लेख को छोड़ करके जितने स्तंभ शिलालेख है उसके शीर्ष पर क्या है? सिंह है। लेकिन लौरिया नंदगढ़ जो चंपारण बिहार में है उसके शीर्ष पर मयूर और रामपुरवा के शीर्ष पर क्या है? वृषभ है। तो ये अशोक के स्तंभ लेख हैं। अब देखेंगे अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के स्तंभ लेखों में आप देखेंगे जैसे रूपनाथ है। क्या है? रूपनाथ। ये आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश। तो यहाँ लघु शिलालेख देख लीजिए। लघु शिलालेख ठीक ना। तो यहाँ लघु शिलालेख और यहाँ स्थित लिख लेंगे। स्थित कहाँ है? ठीक ना। तो पहले नंबर पर देखिए रूपनाथ। रूपनाथ जो लघु शिलालेख है यानी लघु शिलालेख ये आपका जबलपुर में है। कहाँ है बाबू? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक ना। गुर्जरा लघु शिलालेख। गुर्जरा लघु शिलालेख ये दतिया जिला मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा कहाँ है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। तो यहाँ दतिया लिख लेंगे। दतिया मध्य प्रदेश। ठीक ना। तीसरा भाबरू। भाबरू लघु शिलालेख। ठीक ना। ये विराट राजस्थान में है। कहाँ है? विराट राजस्थान में। ठीक ना बाबू। राजस्थान में। उसके बाद मास्की है। मास्की लघु शिलालेख ये आपका कहाँ है? रायचूर जिला कर्नाटक में है। यानी कर्नाटक के रायचूर जिला में है। कहाँ है? रायचूर कर्नाटक में है। ठीक ना। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख। ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख ये चित्रदुर्ग जिला में है। कहाँ है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में है। तो यहाँ चित्रदुर्ग ये कहाँ है बाबू? कर्नाटक में। ठीक ना। एरगोडी है। एरगोडी लघु शिलालेख ये आपका कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? कर्नूल में है। आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाई गई थी? कर्नूल में बनाई गई थी। तो एरगोडी जो लघु शिलालेख है अशोक का ये कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है। ठीक ना। इसके बाद अहरौरा स्तंभ लेख है। अहरौरा
अह रौरा लघु शिलालेख। और ये कहाँ है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है बाबू? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। ठीक ना? तो ये आपके लघु अशोक के लघु शिलालेख से भी आप अवगत हो गए। अब हम देखेंगे अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारियों में कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशोक और बृहद्रथ का नाम मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम राजा का नाम क्या मिलता है? बृहद्रथ मिलता है। तो अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में थोड़ा सा जान लेंगे। अशोक के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी तो अशोक के बाद कुणाल शासक बना था। कौन बना था? कुणाल। और कुणाल के बाद दशरथ शासक बना। कौन? दशरथ बना। इसके बाद संप्रत शासक बना। कौन बना था? संप्रति। संप्रत के बाद शालीशुक बना। कौन बना? शालीशुक। और पांचवा बृहद्रथ बना। बृहद्रथ। ठीक ना बाबा? यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम क्या है? बृहद्रथ। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो आप देखिए, इन लोगों का ज़्यादा इतिहास नहीं है, हल्का इतिहास है, तो आप यही मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो दशरथ देख रहे हैं बाबू, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और इसको पुराणों में, यहाँ देख लीजिए, इसको पुराणों में कुणाल को पुराणों में धर्म विवर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म विवर्धन। ध्यान दीजिएगा, कुणाल को पुराणों में क्या कहा गया है? धर्म विवर्धन कहा गया है। अगला दशरथ बना शासक, और ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक ना? संप्रति, देखिए, संप्रत जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा। संप्रति किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। और इसकी दो राजधानियाँ थी। यानी राजधानियाँ, इसकी राजधानियाँ कई थी? दो। पहला पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। फिर उज्जैन को राजधानी बनाया। किसको? उज्जैन को। ये ध्यान दिए रहिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य की तरह यह भी देह का त्याग सलेखना के द्वारा करता है। यानी संप्रत जो है कि नहीं, देख, एक पॉइंट ये बना, दूसरा पॉइंट ये बना संप्रत में, हाँ, तीसरा पॉइंट देह त्याग, यानी देह त्याग सलेखना पद्धति के द्वारा। सलेखना के द्वारा, सलेखना के द्वारा ये देह त्याग किया था, शरीर से प्राण को निकाला था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से दीक्षा ग्रहण करके वो श्रवण बेलागोला कर्नाटक चला गया। वहीं पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर तपस्या करते हुए सलेखना के द्वारा अपने शरीर से प्राण को निकाला था। सलेखना का मतलब ये होता है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने शरीर से प्राण को निकालना। यानी सलेखना में अन्न जल दोनों का त्याग कर दिया जाता है। समझ में रहे हैं? तो इसने भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह सलेखना के द्वारा शरीर से प्राण को बाहर निकाला था। शालीशुक का इतिहास नहीं मिलता है। अंतिम शासक बृहद्रथ है। अंतिम शासक कौन है? तो बृहद्रथ अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसकी हत्या किसने किया? हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था।
पुष्यमित्र शुंग। हत्या करके उसने मगध पर जो है कि नहीं शुंग वंश की स्थापना किया था। तो बहुत थोड़ा इतिहास है अशोक के उत्तराधिकारियों में, ठीक ना। तो अशोक के उत्तराधिकारी भी हो गए। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, या इससे पहले हम देख लें मौर्य काल का पतन कैसे हुआ था। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, यानी मौर्य वंश का पतन, मौर्य वंश का पतन। तो देखिए इसमें इतिहासकारों के अनेक मत मिलते हैं। जैसे पहला मत ये मिलता है कि धार्मिक नीति पतन का कारण माना गया है। धार्मिक नीति के मतलब यानी ब्राह्मण विरोधी नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति। और ये किसने माना है? हरप्रसाद शास्त्री ने माना है। कौन माना है? हरप्रसाद शास्त्री ने माना है। ये कहे हैं कि मौर्य वंश का पतन ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण हुआ था, ठीक ना। दूसरा मत मिलता है आर्थिक कारण, यानी अर्थव्यवस्था का चौपट होना इस वंश का पतन का कारण था। तो आर्थिक कारण कौन मानता है? डी.डी. कौशाम्बी मानते हैं। कौन मानता है? डी.डी. कौशाम्बी। डी.डी. कौशाम्बी मानते हैं कि मौर्य वंश का पतन आर्थिक कारण के कारण हुआ था, ठीक। तीसरा मत कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी, यानी अशोक के बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए थे वो बहुत कमज़ोर थे। तो एक कारण ये भी था। और ये किस विद्वान ने माना है? डी.एन. झा ने माना है। डी.एन. झा कहते हैं, डी.एन. झा ये मानते हैं कि मौर्य वंश का पतन कमज़ोर उत्तराधिकारियों के कारण हुआ था, ठीक ना। इसके बाद चौथा मत मिलता है अहिंसक और शांतिप्रिय नीति। अहिंसक और शांतिप्रिय नीति ये किस विद्वान ने माना है? हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी मानते हैं। चौधरी अहिंसक और शांतिप्रिय नीति को मानते हैं। अगला मत केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना, अप्रशिक्षित होना। ये कौन मानता है? तो डॉक्टर रोमिला थापर मानती हैं। कौन? डॉक्टर रोमिला थापर। रोमिला थापर। तो पतन में इतने मत मिलते हैं विद्वानों के। तो एक बार और पुनरावृत्ति कर लीजिए। धार्मिक नीति कौन मानता है? हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं कि धार्मिक नीति के कारण मौर्यों का पतन हो गया। आर्थिक कारण कौन मानता है? डी.डी. कौशाम्बी मानते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी डी.एन. झा मानते हैं। अहिंसक और शांतिप्रिय नीति हेमचंद्र राय चौधरी मानते हैं। और केंद्रीय प्रशासन का दुर्बल यानी कमजोर होना और अधिकारी तंत्र अप्रशिक्षित होना यानी मौर्य वंश के पतन का कारण माना गया। किसके द्वारा? डॉक्टर रोमिला थापर के द्वारा, ठीक ना। तो ये पतन से संबंधित आपके विचार इतने मिलते हैं। अब देखेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। देखिए मौर्यों की अर्थव्यवस्था का जो आधार था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य था,
ठीक ना। यानी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि। यहाँ ध्यान देंगे, मौर्यों का जो अर्थव्यवस्था था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित था। किस पर आधारित था? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? वार्ता कहा गया है। सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। वार्ता शब्द जानते रहिएगा। ये जो पॉइंट है, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? मौर्य काल में वार्ता कहा गया है। ये ध्यान दीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था का आधार जो था कृषि था, पशुपालन था और वाणिज्य था। ठीक ना। अब देखिए कौटिल्य जो था, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। अर्थशास्त्र में भूमियों का उल्लेख किया है, जैसे कृष्ट भूमि, अकृष्ट भूमि, अस्थल, आदेव मात्रिक भूमि। ठीक ना। और ब्रह्मदेव। यहाँ ध्यान देंगे, यानी इतनी भूमियों का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में। कृष्ट भूमि का मतलब होता है जूती हुई भूमि। जूती हुई भूमि को क्या कहा गया है? कृष्ट भूमि कहा गया है। अकृष्ट भूमि, बिना जूती हुई भूमि को अकृष्ट भूमि कहा गया है। अस्थल, जो ऊंची भूमि होती थी उसको क्या कहा गया है? अस्थल। और आदेव मात्रिक भूमि उसको कहा गया है, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। आदेव मात्रिक भूमि का मतलब क्या है? वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती की जाती थी, उसको क्या कहा गया है? आदेव मात्रिक भूमि कहा गया है। और ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि, ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि, उस पर किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। समझ में रहा है ना। इसके अतिरिक्त आप देख लेंगे, जैसे जो भूमिकर था मौर्य काल में, भूमिकर उपज का 1/6 था। कितना था? उपज का 1/6। ठीक ना। उपज का 1/6 था। ठीक ना। उसके बाद कुछ करों का उल्लेख मिलता है, जैसे सीता, जैसे आपका सीता है, और उसके बाद प्रवेश है। ठीक ना। निष्क्राम में है, निष्क्राम में। ठीक ना। उसके बाद सेतुबंध है, सेतुबंध। इसके बाद भाग है, बलि है। इन करों का उल्लेख मिलता है। ठीक ना। एक प्रणय कर है, प्रणय कर। ठीक ना। तो भूमि का उपज का 1/6 लिया जाता था। सीता जानते हैं कर, यानी राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होते थे उसको सीता कहा गया है। मौर्य काल में सीता किसको कहा गया है? सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय को मौर्य काल में क्या कहा गया है? सीता कहा गया है। प्रवेश कर, जो प्रवेश कर था ये आयात कर था। क्या था? ये आयात कर था।
ठीक ना। अनिष्क्राम्य जो था ये निर्यात कर था। निर्यात आयात पर जो कर लगते थे उसके विषय में भी आपका मौर्य काल में वर्णन है। सेतुबंध ये सिंचाई कर को कहा गया है। सेतुबंध किसको कहा गया है? सिंचाई कर को कहा गया है, ठीक ना, सिंचाई कर को कहा गया है। और भाग जो होता था, उपज में राजा का जो हिस्सा होता था उसको भाग कहा गया है। यानी उपज में राजा का जो हिस्सा होता था उसको क्या कहा गया है? भाग कहा गया है। बलि यह भी एक प्रकार का भू राजस्व कर था, ठीक ना। आप प्रणय कर ये आपातकालीन कर को कहा गया है। यानी प्रणय कर किसको कहा गया है? आपातकालीन कर को कहा गया है, आपातकालीन कर, ठीक ना बाबू। अब देखेंगे आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत यानी मुद्राएं, यानी मौर्यकालीन जो मुद्राएं थी, मुद्राएं, तो मुद्राएं में आप देखेंगे करसापण, क्या देखेंगे? करसापण, ठीक ना, धारण, धरण और पण, ये मौर्यकालीन मुद्रा है। और चांदी धातु में इसको बनाया जाता था। किस धातु में? चांदी धातु में, ठीक ना। दूसरा स्वर्ण, स्वर्ण मुद्रा, और ये स्वर्ण मुद्रा जो थे सोना धातु में बनाया जाता था। किस धातु में? सोना में बनाया जाता था। उसके बाद मासक, जो मासक मुद्रा थी ये मुद्रा है, जान लीजिएगा, और ये धातु है, ठीक ना, इधर धातु, ऐसे जान लीजिएगा। मासक जो मुद्रा थी मौर्यकालीन ये तांबे धातु में बनाई जाती थी। किस धातु में? तांबे धातु में बनाई जाती थी। फिर काकड़ी है, काकड़ी, काकड़ी जो मुद्रा थी ये भी तांबे धातु में बनाई जाती थी। और सिक्कों का निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी होता था उसको रूपदर्शक कहा गया है। यानी यहाँ जानते रहिएगा ये सबका निरीक्षण कौन करता था? रूपदर्शक। कौन करता था? रूपदर्शक नामक अधिकारी करता था। सिक्कों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी कौन था? सिक्कों का निरीक्षण कौन करता था बाबू? रूपदर्शक, ठीक ना। अब मौर्यकालीन हम बंदरगाहों से अवगत होंगे, मिटा देना इसको। अब मौर्यकालीन बंदरगाह देख लेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक ना। बंदरगाह, तो बंदरगाह को पश्चिमी तट, पूर्वी तट में बांट कर देख लीजिए। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, तो पश्चिमी तट पर दो बंदरगाह थे, भृगु कच्छ, भृगु कच्छ, और भृगु कच्छ बंदरगाह जो है कि नहीं गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में था। आज भी भृगु कच्छ जो है, जिसको आज भड़ौच कहते हैं, ये मौर्यकालीन बंदरगाह था और गुजरात प्रदेश में है। और पश्चिमी तट पर दूसरा बंदरगाह सोपरा था। कौन था? सोपरा। और सोपरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सोपरा महाराष्ट्र और भृगु कच्छ गुजरात में है। देखिए भृगु कच्छ को ही आज हम भड़ौच कहते हैं। गुजरात में एक भड़ौच जिला है, अरब सागर के किनारे हैं, नर्मदा नदी के किनारे है वो, ठीक ना। ये अब पूर्वी तट के बंदरगाह देख लेंगे। पूर्वी तट के बंदरगाह जो थे ताम्रलिप्ति बंदर, ताम्रलिप्ति, ठीक ना। तो इन बंदरगाहों के विषय में हमें जानकारी, मौर्यकालीन बंदरगाहों के विषय में हमें जानकारी मिलती है, ठीक। अब देख लेंगे कि व्यापार जो है कि नहीं, मौर्य काल में व्यापार किन किन देशों के साथ होता था। तो व्यापार अगला पॉइंट बना लेंगे, व्यापार। तो व्यापार बाबू मौर्य काल में रोम, फारस, मिस्र, सीरिया, ठीक ना। यानी मौर्य काल में व्यापार रोम के साथ होता था, सीरिया देश के साथ होता था, फारस के साथ जिसको आज ईरान कहते हैं, मिस्र के साथ होता था, ठीक ना। तो ये जानते रहिएगा व्यापार रोम, सीरिया, फारस और मिस्र, ठीक ना, इन देशों के साथ मौर्य काल में व्यापार होता था, ठीक। तो ये आपके पॉइंट हुए, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित इतने पॉइंट हैं।
ठीक। अब देखेंगे सामाजिक व्यवस्था। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। देखिए, आप ध्यान देंगे, मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था का जो आधार था वर्ण व्यवस्था था। यानी इसका आधार क्या था बाबू? आधार वर्ण व्यवस्था था, ठीक ना। इस चीज को कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों ने माना है। कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों ने माना है कि मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन कौटिल्य ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है। यानी कौटिल्य ने शूद्रों के लिए क्या किया है? आर्य शब्द का प्रयोग किया है। आर्य शब्द का प्रयोग किया है, ठीक ना बाबू। अब देखेंगे कि जो मेगास्थनीज था, भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है मौर्य काल में, ठीक ना। यानी मेगास्थनीज मौर्यकालीन समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है। 7 जातियों में विभाजित किया है। यहाँ ध्यान देंगे। अब वो 7 जातियाँ कौन कौन थी? तो पहला दार्शनिक को माना। क्या माना? दार्शनिक। दूसरा किसान, ठीक ना। तीसरा आहेर, ठीक ना बाबू। चौथा दार्शनिक, किसान, आहेर, शिल्पी। शिल्पी का मतलब जानते हैं ना? कारीगर। सैनिक, ठीक ना। 6वां निरीक्षक और 7वां सभासद, ठीक ना। तो मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को कितने जातियों में विभक्त किया था? 7। पहला दार्शनिक, एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा आहेर, चौथा शिल्पी कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक और 7वां सभासद, ठीक ना। अब देखेंगे कि कौटिल्य ने विवाह विच्छेद, महिलाओं को विवाह विच्छेद, तलाक की अनुमति दिया है। कौटिल्य ने, यानी मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि कौटिल्य ने महिलाओं को विवाह विच्छेद यानी तलाक की अनुमति दिया है। और तलाक के लिए उसने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है तलाक के लिए? मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। और मौर्यकालीन समाज में वेश्यावृत्ति जो थी प्रचलन में थी, और स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूप जीवा कहा गया है। मौर्य काल में क्या कहा गया है? रूप जीवा कहा गया है, ठीक ना। मौर्यकालीन समाज में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। मौर्यकालीन समाज में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है, जबकि त्रिपिटक में 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है भारत में। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मनु ने 7 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, और नारद ने 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया है भारत के अंदर। तो एक बार इतना समझ लीजिएगा कि मौर्यकालीन समाज में मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया।
उसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि त्रिपिटक में क्या मिलता है? 4 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, ठीक ना? पहला पॉइंट। दूसरा, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के दासों का? 9 प्रकार के दास होते थे भारत में। मनु ने 7 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया है? 7 प्रकार के दासों का वर्णन किया है भारत में। और नारद ने 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, ठीक है? तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ये जान गए, आज यहीं तक रहने दिया जाए, ठीक।